कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो पेपर 2 की यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी क्लास लेंगे। तो देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो लास्ट क्लास है उसमें हमने उत्पाद के अर्थ और इसके गुणों के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पाद के वर्गीकरण। उत्पादों के ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम उनको बांट सकते हैं, उत्पादों को किस तरीके से बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्पादों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। उत्पादों को हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उपयोगिता के आधार पर, दूसरा होता है स्थायित्व की सीमा के आधार पर, तीसरा होता है दृश्यता के आधार पर। दृश्यता के आधार पर यानी कि वो वस्तु दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, इन तीनों आधार पर हम हमारे उत्पादों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपयोगिता के आधार पर भी हम वस्तुओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी होती है हमारी औद्योगिक वस्तुएं। और स्थायित्व की सीमा के आधार पर भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है हमारी टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होती है हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं। ऐसे ही दृश्यता के आधार पर भी हम इन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं, मूर्त वस्तुएं तथा सेवाएं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे कि उपयोगिता के आधार पर जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता चल रहा है इसके नाम से कि उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाए, जिनको ले जाकर उनका यूज कर लिया जाए, वो क्या कहलाती हैं? हमारी उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को यूज करने के लिए ले जाया जाता है यानी कि अंतिम उपभोक्ता उसको यूज करता है, उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तुएं। सबसे पहले होती है हमारी सुविधा की वस्तुएं यानी कि कन्वीनियंस गुड्स। तो देखिए, सुविधा वस्तुएं यानी कि जो हमें सुविधा से प्राप्त हो जाए, इजीली मिल जाए। ठीक है, वो क्या होती है? हमारी सुविधा वस्तुएं होती हैं। तो देखिए, ये वस्तुएं वे उत्पाद हैं जिन्हें उपभोक्ता प्रायः ही खरीदते हैं, शीघ्र खरीदते हैं तथा जिसकी खरीदारी में वे न्यूनतम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी गुड्स होती हैं जिनको प्राय ही खरीदते हैं, मतलब नॉर्मली खरीदते रहते हैं। ठीक है, और शीघ्र खरीदते हैं यानी कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा जल्दी उसको खरीदते हैं, दोबारा जल्दी से उस चीज को परचेज किया जाता है। और खरीदारी में वो न्यूनतम प्रयास करते हैं यानी कि कहीं पर भी वो अवेलेबल होती है, जैसे पड़ोस में अवेलेबल है, चाहे साथ वाले घर में अवेलेबल हो या कहीं थोड़ा सा पास में ही मार्केट में अवेलेबल है, तो वहीं से जाकर खरीद लेते हैं। ठीक है, वो ऐसी गुड्स होती हैं, उनको मतलब वो ज्यादा उनके लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी गुड कौन कौन सी होती है? ऐसी गुड्स होती है लाइक जैसे हमारा हो गया आटा हो गया। ठीक है, आटा क्या होता है कि वो उपभोक्ता प्राय खरीदते ही रहते हैं, नॉर्मली खरीदते रहते हैं। ठीक है, और जल्दी खरीदते हैं, एक बार खत्म हो जाता है फिर दोबारा खरीदते हैं, है ना। और किसी भी शॉप पे अवेलेबल होती है तो वहां से ले लेते हैं। तो आटा हो गया, दाल चीनी हो गई, जो हमारी रोजमर्रा की जितनी भी हमारी गुड्स होती हैं, जो हमारी सुविधा के अनुसार हमें चाहिए होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? सुविधा की वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार की वस्तुएं कम कीमत वाली होती हैं तथा वे उपभोक्ता के शौक अथवा फैशन आदि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। तो ये जो गुड्स होती हैं हमारी, मोस्ट ऑफ क्या होती हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, वो ज्यादा नहीं होती। और उपभोक्ता के जो शौक और फैशन होते हैं उनसे ये प्रभावित क्यों नहीं होती? क्योंकि आटा, दाल चीनी वगैरह हो गया, ये नॉर्मली जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पर भी अवेलेबल होती है, वो ऐसा नहीं देखते कि ये दाल ऐसी है, ये दाल वैसी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर मान लो एक ब्रांड की नहीं मिल रही, वो कहते अगर दुकानदार बोल रहा है ये भी ले जाओ, ये तो अच्छी है, तो वो नॉर्मली उसको ले लेते हैं, है ना। तो ये ऐसी गुड्स होती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुविधा की वस्तुएं। उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी शॉपिंग वस्तुएं। तो देखिए, शॉपिंग वस्तुएं होती हैं, शॉपिंग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी खरीद क्रेता समय और प्रयास लगाकर अलग अलग दुकानों से कीमत, गुणवत्ता, स्टाइल, रंग आदि की दृष्टि से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद करता है। शॉपिंग वस्तुएं विशेषतः सुविधा वस्तुओं से अधिक महंगी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, शॉपिंग वस्तुएं क्या होती हैं? वो वस्तुएं होती हैं जिनको कस्टमर जो है
ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वो अवेलेबल है तो वो खरीद लेंगे, कि अगर वो पास वाली शॉप पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली वहां से खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक वो विजिट वहां पर करके आए, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो वहां से लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर अपने फैशन के अकॉर्डिंग चीजें खरीदनी होती हैं, उसको देखना होता है कि मेरे हिसाब से है या नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रयास लगाता है, ज्यादा एफर्ट्स लगाता है अपने। अगर वो वहां पर गया, उसको नहीं पसंद आई, तो वो दूसरी शॉप्स पर जाता है, ठीक है। और हो सकता है उसको थोड़ा और दूर भी जाना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर अवेलेबल होगी वो वहां से डेफिनेटली खरीद ही लेगा, है ना। तो ऐसी कुछ कौन कौन सी होती है, जैसे हमारे कपड़े हो गए, ठीक है। तो कपड़े क्या होता है, फैशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। तो अगर वहां पर अपने फैशन के अपने हिसाब की चीज नहीं मिल रही पास वाली शॉप पर, तो हम क्या करते हैं, दूर भी जाते हैं, है ना। और इसके अंदर जो रेट डिफरेंस होता है वो भी काफी मायने रखता है, कि वहां पर इतने का मिल रहा था, वहां पर इतने का मिल रहा था। तो रेट डिफरेंस भी कई बार ज्यादा होता है यहाँ पे। तो रेट डिफरेंस की वजह से भी इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये ऐसे गुड्स होते हैं जहां पर जो हमारा कस्टमर होता है वो ज्यादा प्रयास करता है, ठीक है। कपड़े हो गए जैसे, या सजावट का सामान हो गया घर के लिए, है ना। तो इस तरीके की ये सब चीजें क्या कहलाती है, हमारी शॉपिंग वस्तुएं। ओके, उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट वस्तुएं, यानी कि स्पेशलिटी गुड्स। तो देखिए, वह श्रेणी जिसमें अनूठी विशेषताएं होती हैं और जिन्हें खरीदने के पहले उन्हें देखने परखने के लिए उपभोक्ता अपना विशेष प्रयास लगाने को तैयार रहता है, विशिष्ट वस्तुएं होती हैं। इन उत्पादों के संबंध में क्रेता को खरीदारी पर निकलने से पहले पूरी सूचनाएं होती हैं। तो देखिए, अब बात आती है विशिष्ट वस्तुएं यानी कि स्पेशलिटी गुड्स की। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो गुड्स होती है ना, ये काफी महंगी होती है, ठीक है। जो इनसे पहले हमने सुविधा वस्तुएं और शॉपिंग वस्तुएं पढ़ी, इनसे काफी महंगी होती हैं। और ये गुड्स ऐसी नहीं होती कि हम इन्हें डेली डेली खरीदेंगे, ठीक है, या फिर कोई 6 महीने में खरीदेंगे या 8-10 महीने में खरीदेंगे। तो इनको क्या होता है, ये काफी टाइम बाद कोई कस्टमर परचेज करता है। तो इसके लिए क्या करता है, कोई भी कस्टमर होता है बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है कि वो बेस्ट चीज परचेज करे, उस टाइम की जो बेस्ट चीज है वो परचेज करे, ताकि उसको काफी टाइम तक, क्योंकि वो चलानी होती है तो वो काफी टाइम तक चल सके, है ना। तो इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स लगाता है वहां पर। और मोस्ट ऑफ क्या करता है, ब्रांडेड चीज खरीदता है यहाँ इसके लिए कि भाई मेरी जो चीज है वो ब्रांडेड होनी चाहिए, वहां पर वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो बहुत वो एफर्ट्स लगाता है, क्योंकि वो महंगा भी होता है, ठीक है। और हर चीज से प्रभावित होता है, जैसे फैशन से भी, शौक से भी, कि मेरा इस चीज का शौक है तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लूं, है ना। और इस टाइप के हिसाब से अब ये चीज चल रही है तो मुझे ये चीज लेनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज लेनी है। तो ये सभी चीजें जो हमारी स्पेशलिटी गुड्स होती हैं इसके अंदर होती हैं। तो ये सब एफर्ट्स लगा करके खरीदी जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसी होती है, सबसे पहले हो गया हमारा लाइक फ्रिज हो गया, ठीक है। तो फ्रिज क्या होता है, फ्रिज अगर हम खरीदते हैं तो हम डेली डेली तो फ्रिज खरीदते नहीं है ना। तो इसलिए फ्रिज को जब कोई कस्टमर खरीदने निकलता है तो उसके बारे में पहले पूरा पता कर लेता है कि इस टाइम क्या टेक्नोलॉजी आ रही है फ्रिज के अंदर में, या हमें कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। फिर वहाँ पे शॉप पे जाकर वो कई मॉडल देखता है, दूर दूर तक जाता है उसको लेने के लिए। तो काफी एफर्ट्स लगा करके उसको लेता है। ऐसी बहुत सारी होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, है ना। तो इन सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो होता है कि अगर किसी कंपनी ने बहुत अच्छा विज्ञापन दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट की हुई है किसी को लेके, तो वहां पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज का कस्टमर के माइंड पे कि इसके अंदर ये नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, ये हमने एडवर्टीजमेंट में देखा था तो चलो इसको भी देखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बहुत एफर्ट्स से मिलती हैं। औद्योगिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हमारे यूज के लिए नहीं ली जाती, ठीक है। औद्योगिक वस्तुएं यानी इंडस्ट्रियल गुड्स वो होती हैं जो हमारे यूज के लिए नहीं ली जा रही हैं, ठीक है, यूज के लिए नहीं ली जा रही। ये वस्तुएं वे होती हैं जो क्रेताओं द्वारा अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए खरीदी जाती है, यानी कि एक बार खरीदा गया उसको, लेकिन फिर उसका यूज किया जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी औद्योगिक वस्तुएं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ही होती है हमारी कच्चा माल, यानी कि जैसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो देखिए, कच्चे माल के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो अपने प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती हैं, जैसे खनिज पदार्थ, सामुद्रिक उत्पाद, भूमि तथा वनजन्य उत्पाद आदि, तथा कृषि वस्तुएं जैसे अनाज, कपास, फल, दूध, अंडे आदि। तो देखिए, जो कच्चा माल होता है ना, इसके अंदर भी हमारी 2 श्रेणियां होती हैं, जैसे कि एक तो ये हो गए खनिज पदार्थ, सामुद्रिक उत्पाद, भूमि वगैरह, और दूसरी होती है कृषि वस्तुएं जैसे अनाज, कपास, फल, दूध, अंडे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पहली श्रेणी है ना, ये
खनिज पदार्थ वाली, तो इसके अंदर हो गए जैसे सोना, चांदी, तो ये क्या होते हैं सब मतलब काफी बड़े उत्पादक होते हैं, इनके काफी मतलब वो पैसे वाले होते हैं, तो इनका माल जो होता है ना वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो कृषि वस्तुएं होती हैं, इनके उत्पादक जो होते हैं छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, और इनका माल जो होता है वो जल्दी खराब होने वाला होता है, और इनका जो क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कच्चा माल वो होता है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होता है, यानी कि हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है ना। सोना सबसे पहले हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसके बाद ही तो हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। इसी तरीके से जितने भी खनिज पदार्थ हैं या फिर समुद्रिक उत्पाद है वो हमें किसने दिया, प्रकृति ने दिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे कच्चा माल होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विरचना सामग्री तथा पुर्जे, यानी कि कच्चे माल के विपरीत विरचना सामग्रियों के निर्माण की प्रक्रिया से कुछ हद तक गुजर चुकी होती है, लेकिन इनको पूरी तरह निर्मित वस्तु बनने के लिए उनका और प्रक्रमण करना होता है, तभी वे वास्तविक उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अभी हमने कच्चे माल के बारे में पढ़ा था कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा था, लेकिन विरचना सामग्री क्या है कि वो एक चीज तो बन चुकी है। जैसे अगर हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े सिलने के लिए, तो कपड़ा जब हम ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी कपड़ा हमें प्रकृति से तो नहीं मिला ना, हमें क्या मिलता है, सूत मिलता है प्रकृति से, है ना। सूत से हमने क्या करा, उसका कपड़ा बनाया, तो कपड़ा हमने परचेज किया, आगे कपड़े मतलब जैसे किसी की फैक्ट्री सूट्स वगैरह की, जीन्स वगैरह की, तो उसने कपड़ा खरीदा सबसे पहले, तो कपड़ा तो बनाया गया होगा ना, तो वो क्या हो गया, वो हमारी विरचना सामग्री हो गई कि एक बार वो प्रोसेस से होके गुजर चुकी है। उसके बाद अभी लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, अभी उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने में टाइम है, तो अभी फाइनल प्रोडक्ट जब वो बनेगा, ठीक है, तो उससे पहले का जो काम होता है वो कौन करता है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाती है कि अभी वो फाइनल यूज के लिए नहीं गई है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, विरचना सामग्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा संस्थापन, यानी कि इंस्टॉलेशन। तो देखिए क्या होता है, ये विनिर्मित औद्योगिक उत्पाद है जैसे जनरेटर तथा जलापूर्ति योजना के लिए एक बड़ा पंप सेट, उनके आने से फर्म के कार्यस्थल में बदलाव आता है। सामान्यतः संस्थान को औद्योगिक उपभोक्ताओं के हाथ सीधे बेचा जाता है, इसमें मध्यस्थ की भूमिका नहीं होती। तो देखिए संस्थापन क्या चीज है, संस्थापन है कि हम मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री खोली है, तो फैक्ट्री के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें कोई जनरेटर चाहिए लाइट के लिए, ठीक है, या लाइक कोई इन्वर्टर चाहिए, ओके, या फिर कोई मशीन्स चाहिए, कोई बड़ा पंप सेट वगैरह हो गया, कि हमें अपने काम करने के लिए वो चीजें चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही है वहां जाकर, ठीक है ना, वो हमारे को इंस्टॉल करना है वहां पे, तो वो सब क्या कहलाता है, हमारा संस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्ट उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, जो औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं, इनके अंदर कोई भी मध्यस्थ या कोई मीडिएटर नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सहायक उपकरण, यानी कि एक्सेसरी इक्विपमेंट। तो देखिए इन उपकरणों का इस्तेमाल किसी औद्योगिक क्रेता के उत्पादन कार्य में सहायता करने के लिए किया जाता है तथा यह क्रेता के कार्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, यह उपकरण तैयार उत्पाद के अंग भी नहीं बनते। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी सहायक उपकरण कहलाते हैं। ये हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हिस्सा नहीं बनते। जैसे कि मान लीजिए हमने मशीन को चलाने के लिए कोई वहां पर कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, या फिर कोई मशीन खराब हो गई है तो उसके लिए कोई चाबी वगैरह या पाना वगैरह होते हैं, इस टाइप के जो हमारे उपकरण होते हैं, तो वो हमें खरीदने पड़ते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, सहायक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रचालन आपूर्ति। तो देखिए कम कीमत वाली क्षणिक स्थायी मद हैं जिन्हें न्यूनतम प्रयास से खरीदा जाता है तथा इन्हें औद्योगिक क्षेत्र का सुविधा उत्पाद कहा जा सकता है। यह फर्म के प्रचालन में सहायक होती है परंतु अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनती। तो देखिए ये भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो चीजें होती हैं बहुत न्यूनतम प्रयास से खरीदी जाती हैं और इनकी जो कीमत होती है वो भी काफी कम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनमें डिफरेंस है कि अगर सहायक उपकरण और प्रचालन आपूर्ति में डिफरेंस पूछा जाए कि प्रचालन आपूर्ति की जो चीजें होती हैं वो काफी कम की होती है, कीमत इनकी ज्यादा नहीं होती, जैसे कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया या कोई स्टेशनरी आइटम्स हो गई, पेन पेंसिल इरेजर वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आती है, हमारी प्रचालन आपूर्ति के अंदर। स्थायित्व के सीमा के आधार पर जो हम गुड्स को बांट सकते हैं, तो इसकी हमारी दो होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो सबसे पहले हमारी होती है टिकाऊ वस्तुएं।
तो देखिए टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जिसकी आयु लंबी हो और बहुत वर्षों तक मालिक को सेवाएं देते रहें। ऐसी वस्तुओं को टिकाऊ वस्तु या माल कहा जाता है, जैसे टीवी, पंखा, रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर आदि। टिकाऊ उत्पाद के विक्रय के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत रूप से बिक्री करने की आवश्यकता होती है तथा इनकी बिक्री के लिए विक्रय पूर्व और बिक्री के उपरांत सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। इन उत्पादों की बिक्री पर विक्रेताओं को पर्याप्त मुनाफा होता है। तो देखिए कह रहे हैं कि टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो काफी टाइम तक उसके मालिक को प्रॉफिट देती हैं। जब एक बार हमने खरीद ली तो ऐसा नहीं है कि हमें वो बार बार खरीदनी पड़ेगी, वो टिकी हुई है हमारे पास, ठीक है, कई सालों तक टिकी रहती हैं। तो ऐसी चीजें होती है जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम विक्रय पूर्व जो है और बिक्री के उपरांत भी कुछ सेवाएं हमें देनी जरूरी हो जाती है वहां पर, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट डालते हैं चीजों पे। जैसे इंश्योरेंस आता है, फ्रिज वगैरह के साथ इंश्योरेंस आ गया, या फिर कोई वारंटी है कि इतने सालों तक ये चलेगा, नहीं तो हम ठीक करा करके देंगे। इस तरीके से ये सब चीजें जो होती है टिकाऊ वस्तुओं पर बहुत जरूरी होती हैं। उसके बाद आता है दूसरा हमारा गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो देखिए ये वे उत्पाद हैं जो प्राय एक ही बार के उपयोग या कुछ उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। गैर टिकाऊ वस्तु की श्रेणी में आते हैं साबुन, टूथपेस्ट, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि गैर टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो हमारी सालों साल नहीं चलती, सालों साल क्या कुछ दिन भी, महीने भी नहीं चलेंगी, है ना। वो क्या करा, एक बार यूज करी या थोड़े बार यूज करी। जैसे साबुन है, साबुन हम 2-4 बार यूज करते हैं, 10 बार यूज करते हैं, तो वो खत्म हो जाती है हमारी, है ना, वो काफी टाइम तक नहीं चलेगी। आटा दाल चीनी हो गया, तो वो क्या होता है, इस तरीके की ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी यूज करने पर खत्म हो जाती हैं, वो सालों साल नहीं चलती। तो ये हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमारा मूर्तता के आधार पर भी बचा हुआ है। तो देखिए मूर्तता के आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला होता है हमारा मूर्त वस्तुएं यानी कि टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स यानी कि वस्तुएं जिनका एक भौतिक स्वरूप है, जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है और देखा जा सकता है, इसी वर्ग में आती हैं, ठीक है। तो मूर्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ओके। अधिकतर वस्तुएं चाहे वह उपभोक्ता वस्तुएं या औद्योगिक टिकाऊ हो अथवा गैर टिकाऊ इसी वर्ग में सम्मिलित होती हैं, है ना। तो जितनी भी हमारी ज्यादातर वस्तुएं, जितनी भी हमारी गुड्स हैं वो इसी के अंदर आती हैं, है ना, उपभोक्ता वस्तुएं चाहे औद्योगिक वस्तुएं। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद आया मुझे कि जो हमारी उपभोक्ता वस्तु होती है और औद्योगिक वस्तुएं होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें अलग अलग ही होंगी। कई बार एक ही चीज हमारी औद्योगिक वस्तु भी हो सकती है और उपभोक्ता वस्तुएं भी हो सकती हैं। वो कैसे कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई नारियल तेल है, नारियल तेल अगर हम घर में अपने यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो वो क्या हो गई, हमारी उपभोक्ता वस्तु हो गई, है ना। लेकिन अगर हम उसको साबुन बनाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है, आगे प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी औद्योगिक वस्तु हो गई। तो इसी तरीके से एक ही वस्तु हमारी उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है और औद्योगिक वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। तो मूर्त वस्तुएं जितनी भी होती हैं मोस्ट ऑफ वो सभी किसके अंदर आती है, मूर्त वस्तुओं के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा अमूर्त वस्तुएं यानी कि इंटेंजिबल गुड्स। तो देखिए अमूर्त वस्तुएं उपभोक्ताओं अथवा संगठनात्मक विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। सेवाएं विशिष्ट रूप से वे अमूर्त क्रियाएं हैं जो आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती हैं, ठीक है। तो देखिए अमूर्त वस्तुओं के अंदर हमारी गुड्स नहीं आती, यहाँ पर क्या आती हैं, सेवाएं आती हैं। सेवाएं यानी कि जैसे डॉक्टर ने हमें कोई सेवा प्रदान करी है या कोई सीए की कोई सेवा है, LIC है, तो ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं, हमारी अमूर्त वस्तुएं या फिर सेवाओं के अंदर आती है। तो देखिए जो सेवाओं का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सेवाओं की सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।